ऐतिहासिक परेड ग्राउंड से बुलेटिन देख रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखिए सुबह 9 बजे ही शुरू हो गया है। और आरोप में एक तरफ शुभेंदु अधिकारी, वही लेफ्टिनेंट करीबी ममता बनर्जी के, जो छोड़ के अब चले गए हैं बीजेपी में, और जो मुकाबला दे रहे हैं नंदीग्राम में ममता बनर्जी को, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि वोटर्स को प्रभावित कर रही है, वोट नहीं डालने दिए जा रहा है। दूसरी तरफ डेरेक ओब्रायन साफ साफ कह रहे हैं कि बंगाल की बेटी ही चुनाव जीतेगी। तो सुबह सुबह जीत के दावे के साथ दिलीप घोष के ये चुनावी संग्राम शुरू हुआ है। 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ मिदनीपुर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तौसीफ खान विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी सीधे नोएडा से, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सबके पास चलेंगे। सबसे पहले अनुपम, आपके पास आते हुए, देखिए संग्राम में महिला वोटर्स का भारी तादाद में निकलना, सुबह सुबह जो हम कतारें देख रहे हैं वो किस तरह के संकेत दे रही हैं। और इसी के साथ अनुपम, जो दर्शक हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार अगर उनको हम बताएं कि किस तरह से ये पूरी लड़ाई बंगाल की बेटी बनाम वो जो कह रहे हैं कि परिवर्तन की जरूरत है, डबल इंजन की सरकार लीजिए, वही सरकार जो केंद्र में है वही सरकार यहां पर लाइए, काम अच्छा होगा और विकास होबे, ये पूरा जो विमर्श रहा है, इस पर जल्दी से वहां का नजारा दिखाते हुए जरा रिपोर्ट दीजिए। बिल्कुल अंजना, मैं अपने कैमरा पर्सन तापस बैरी को बोलूंगा थोड़ा बूथ का नज़ारा आपको दिखाए, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस वक्त वोटिंग हो रही है। और दूसरी बात, एक दिलचस्प आंकड़ा भी आपको दे दूं कि जो जिन 30 सीटों पर चुनाव हो रहा है 191 प्रत्याशी हैं और इनमें विडंबना है कि सिर्फ 10% महिला प्रत्याशी है। तो दोनों ही पार्टियां महिलाओं की बात कर रही है, महिलाओं की योजनाओं की बात कर रही है। और ये पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में भी है कि महिलाओं की जो संख्या है वो उस हिसाब से हमें जो कैंडिडेट होते हैं उसमें नहीं दिखाई पड़ती। और बंगाल की जहां तक बात है, इस वक्त बंगाल में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। थोड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, टीएमसी की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, 10 एमपी तृणमूल कांग्रेस के वो ईसी ऑफिस में आज 12 बजे जाएंगे कंप्लेन करने के लिए। 10 सांसद मिलकर जाएंगे और काफी गंभीर जो समस्याएं हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इसको वो वहां पर कंप्लेन करेंगे। दूसरी ओर से टीएमसी की ओर से कंप्लेन किया जा रहा है कि पटाशपुर में जहां पर कल रात बॉम्बिंग हुई थी, वहां पर कहने के बावजूद सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। पश्चिम मिदनापुर के गड़बेता में बूथ नंबर 167, वहां पर भी जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं वो घुस गए हैं पोलिंग स्टेशन में, ऐसे आरोप हैं। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने चिट्ठी लिख दी है इलेक्शन कमीशन को, जो एडिशनल एसपी है हल्दिया, उन पर आरोप लगाया है कि वो जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। और सबसे बड़ी आशंका जो होती है कि वायलेंस, हिंसा का जो चरित्र है पश्चिम बंगाल में, वो इस वक्त अभी तक एक गनीमत है, राहत की बात है कि अभी तक जिस हिसाब से हर बार हर पोलिंग में हिंसा होती है उस हिसाब से इस बार हिंसा नहीं हुई, और ये एक गनीमत की बात है। और जहां तक राजनीति की बात है, महिलाओं को लुभाने की राजनीति हुई है, बंगाली अस्मिता से जुड़ने की राजनीति हुई है, मनीषों से जुड़ने की राजनीति हुई है। इनका सबका मूल मुद्दा यही है, बीजेपी चाह रही है। जी, बूथ 149 शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। जल्दी से आप दोनों से एक रिएक्शन इस पर। डॉक्टर निखिल, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्या अभी से ही शुरू हो गया है वो पूरा खेल आरोप प्रत्यारोप का? वो कह रहे हैं कि वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, क्या कह रहे हैं? मतलब वहां पर टीएमसी के लोग हैं जो रोक रहे हैं, वहां पर सुरक्षा बल तो तैनात होंगे, क्या कहा जा रहा है? जी नमस्कार, मैं पश्चिम बंगाल की महान जनता को लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए बधाई देता हूं। और आज का यह दिन अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने कहा, पिछले 2 दिनों से जिस तरह हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई, जो बांकुरा के जयपुर एरिया में जो बम विस्फोट हुआ, पिछले 3 दिनों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं की बूथ में घुस गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। एक सेकंड, टीएमसी उल्टा कह रही है कि बूथ में बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए हैं। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ से शुरू हो गया है। उनकी राजनीति का आधार ही हिंसा है। उनकी राजनीति का आधार ही हिंसा है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने इस बात को अभी परिलक्षित किया कि उनके कार्यकर्ताओं को बूथों पर आने नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी के सांसद राज्य चुनाव आयोग जा रहे हैं सर, 10 पूरी तरह से अराजकता फैलाने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि उनकी जमीन खिसक चुकी है। लेकिन मैं चुनाव आयोग और बाकी सभी अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आज का दिन ये महत्वपूर्ण है
और पूरी तत्परता के साथ लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में योगदान करें। लोगों को गांवों में, घरों में मारा पीटा जा रहा है, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। काउंटर, उसके बाद शशि जी आ रही है। तौसीफ खान, हार की डर बीजेपी को सता रही है और यही वजह है कि कल हमने देखा कि बाकड़ा के चुनाव आयोग तो आपके 10 सांसद पहुंच रहे हैं ना। जी हाँ, क्योंकि वो हिंसा कर रहे हैं, बाकड़ा में कल हमला कर दिया तृणमूल के पार्टी ऑफिस में। बीजेपी कह रही थी कि खुद ही बम बना रहे थे। ईस्ट मिदनापुर में झड़प हो गई। उनको क्या जरूरत है हिंसा करने की? डर की हार उनको सता रही है। दिनहटा में हमारे यही वजह है मंडल प्रेसिडेंट अमित सरकार की हत्या कर दी गई। एक एक करके दिनहटा में हमारे मंडल प्रेसिडेंट अमित सरकार की दुर्भाग्यवश हत्या कर दी गई। उसके बाद आप देखिए बनगांव में क्या, दो हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इस तरह की बातचीत तो नतीजों के दिन भर होते होते लगभग 12 बजे के बाद लड़ाई शुरू होती थी कि मशीन खराब है। ये तो अभी से शुरू हो गया है आयोग पर। बीते दिन ये भी ममता दीदी ने भी सीधे चुनाव आयोग पर बीजेपी आयोग कहने का आरोप लगा दिया। अंजना, ये तू मैं जो है ये हर चुनाव में हम लोगों को देखने को मिलती है और बंगाल में चुनाव शुरू होने के 2 घंटे बाद मिल रही है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। मुझे तो लग रहा था कि पहले ही क्षण से इस तरह की बात ये लोग शुरू कर देंगे। टीएमसी के सांसद जा रहे हैं, बीजेपी को अपनी तकलीफें हैं, लेकिन मैं यहाँ 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। यदि किसी पोलिंग बूथ में कुछ लोग वाकई घुस गए हैं तो ये चुनाव आयोग पर एक सवाल उठाता है। शारीपुर में on May the 2nd, Trinamool will win Bengal. Bengal's daughter will defeat Bengal's traitor in his own backyard at Nandigram. And Modi and Shah and members of the tourist gang will continue to do what they do best, try and destroy every institution in India. Women in Bengal will continue to wear saris any way they want. 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। मोदी शाह और उनके टूरिस्ट गैंग के अन्य सदस्यों के साथ हर संस्था को नष्ट करने की कोशिश वो लोग करते रहेंगे। बंगाल की महिलाएं अपने तरीके से साड़ी पहनती है और पहनती रहेंगी। आपने डेरेक ओब्रायन को, सांसद हैं टीएमसी के, वो ये कह रहे हैं कि 2 मई दीदी यहीं पर बीजेपी गई। जी हाँ, वो पलट रहे हैं उस पूरे दावे को जो बीजेपी कर रही है। इसी के साथ उन्होंने जो 2 बातें बड़ी कही है, देखिए अगर आप पूरी तस्वीर को समझे तो वो टूरिस्ट गैंग, लगभग आप डेरेक ओब्रायन को पहले दिन से आज तक देख लीजिए, वो बीजेपी और बीजेपी की तमाम केंद्रीय नेताओं को टूरिस्ट गैंग का हिस्सा कह रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर सब पर्यटन के लिए पहुंच गए बंगाल में, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। और राइट टू चॉइस, यानी अपने अधिकार से महिलाओं को जिस तरह से साड़ी पहननी होगी वो पहनेंगे। इस लाइन से वो ये संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी मॉरल पुलिसिंग करती है। बीजेपी ने कमेंट किया था, आपने अगर देखा हो, दिलीप घोष ने कह दिया था कि साड़ी पहनी है, चोट दिखाती है, उससे अच्छा है बमड़ा पहन ले ममता बनर्जी। उस पर एक तरह से बिना कुछ बोले कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है जैसे साड़ी पहननी होगी उठा के लटका के वैसे पहनेंगी। ये उनका तरीका है कहने का कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह की बात नहीं चलेगी और महिला वोटर जो है वो टीएमसी की तरफ है। अब जल्दी से आपको सुना देते हैं दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही तरफ से आरोप है। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है शुभेंदु अधिकारी ने, दूसरी तरफ 10 सांसद टीएमसी के जा रहे हैं चुनाव आयोग के पास। लेकिन इस बीच क्या दावा और दाव खेल रहे हैं दिलीप घोष, बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष, सुनिए। एकमात्र भाजपा ही कॉन्फिडेंट है, बाकी का हाल देखिए, जोट वालों का, सीपीएम कांग्रेस का कोई खोज खबर नहीं है। और दीदी जो पहले कभी आज की चुनाव की 27 सीट जीती थी 30 में से, आज पूरा मामला उल्टा हो गया है और उनकी बातचीत देखिए बुखला गई है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। उनके कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है, वो खुद जितना संभव प्रचार कर रही है और विषय सारा हट गया है। चुनाव का मुद्दा, विकास का मुद्दा नहीं है, टूटा हुआ पैर दिखा करके वो भीख मांग रही वोट की। इसका मतलब वो डर चुकी है, हार चुकी है। और जिस प्रकार से भाषा व्यवहार कर रही हो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के हमारे नेताओं के बारे में, और उनके साथ काम किए हुए लोग जो आज अलग हो गए उनके बारे में इस पर शब्द प्रयोग कर रही है, ये बंगाल के राजनीतिक कल्चर नहीं है।
तो हर चुकने की, जो हार मान लेने की मानसिकता है, उससे इस प्रकार हताशा, निराशा का बहिर्प्रकाश हो रहा है। बंगाल में ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कमीशन के सामने। लोगों का पूरा भरोसा इलेक्शन कमीशन पर है। जैसा कि सेंट्रल फोर्स कदम रखा बंगाल में, अब देखेंगे महिलाएं ने उनकी आरती उतार रही थी, उन पर फूल छिड़का रही थी, क्योंकि लोगों का भरोसा उन पर है। यहाँ के पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। इसीलिए चुनाव कमीशन को इसको समझते हुए काम करना चाहिए। लेकिन काल की जो घटना हुई है, कई जगह इस पर घटना होने के बाद हमारे कार्यकर्ता जब इनका ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर को फोन करते हैं, कोई फोन नहीं उठाते हैं, ये गलत काम है। लेकिन अगर क्रिया हो तो प्रतिक्रिया होगी, इसलिए वातावरण खराब होगा। इसलिए चुनाव कमीशन को पूरा इस पर ध्यान देते हुए उसको चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। आप कह रहे हो कि वहां से अगर एक्शन होता, आपका रिएक्शन होगा? लोग प्रतिरोध करेंगे और अपना वोट डालेंगे। गुंडे रास्ता में आएंगे और बदमाशी करने का प्रयास करते, जनता उसका पूरी और उसका प्रतिरोध करेगा, उसको बदला देगा। आखिरकार एक अपील वोटर से आप क्या कहना चाहेंगे आज? हम बोलेंगे बंगाल के वोटर बहुत जागरूक है। बार बार उन्होंने वोटिंग किया बंगाल के हित में। पिछले सब पार्टियों को उन्होंने मौका भी दिया है, लेकिन उनकी सपना को किसी ने पूरा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी पर आज लोगों का भरोसा है। विकल्प रूप में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी उभरी है, लोग जानते भी है। इसलिए लोकसभा में 2 करोड़ 30 लाख वोट हमको दिया है। मुझे कहना है कि सेमीफाइनल आप जीत चुके हैं, फाइनल मैच जरूर जीतिए, चुकिए मत, नहीं तो फिर पीछे 10 साल और बंगाल चला जाएगा। बहुत जीवन हानि भी होगा और बंगाल की पतन भी हो जाएगी। इसीलिए सावधानी से, समझदारी से वोट करिए। नया सरकार, नया बंगाल बनाने के लिए कोई सिंपैथी नहीं उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने कभी सिंपैथी नहीं दिखाई। इतनी खून हुई है विपक्ष के लोगों का, इतनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार हुआ है, कभी उन्होंने संवेदना नहीं जताई, कभी दुख प्रकट नहीं किया। उनके परिवारजनों के लिए एक शब्द कभी नहीं बोला है। लोगों ने दीदी को अलग प्रकार से देखते थे, इसलिए उनको 2 बार चुना है। अब लोगों को लग रहा है कोई गलती हो गई है, उसको सुधारने का ये चुनाव आ गया है और उसको पूरा सुधारेंगे। बंगाल की राजनीति को भी लोग सुधार देंगे। हमारे नेता जो सामने टारगेट रखे 200 सीट बंगाल में, और आज की चरण और अगले 1 तारीख की 2 चरण में से केवल 10% सीट ही ममता बनर्जी को मिलेगी। लोकसभा मेरा यहाँ मेदिनीपुर है, इसमें 7 में से 6 सीट में हम लीड थे, 1 में पीछे थे, उसको भी हम लोग इस बार जीतेंगे। ऐसे जंगल महल जो जीत चुके हैं पंचायत चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव में, उसमें हमारा गढ़ और ताकतवर हो जाएगा। पॉलमी साहब, दिलीप घोष से आपने बातचीत की है और अभी पूरी तस्वीर अगर दिलीप घोष और उनकी राजनीति के इर्द गिर्द तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन देखिए एक तरफ ये कह रहे हैं कि घबराकर टीएमसी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है ममता की चोट दिखाकर। दूसरी तरफ डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि बंगाल के लोग खुद चुनेंगे महिलाएं यहाँ की कि वो कैसे साड़ी पहनना चाहती हैं। ये बवाल, ये विवाद जो दिलीप घोष और उनके इर्द गिर्द, चूंकि आप वहीं पर झारग्राम में मौजूद हैं जहां पर वो हैं, वो पूरी कहानी अगर एक बार जरा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं और नजारा वहां का जरूर दिखाएं। कुछ देर पहले तक आप दिखा रही थी कतारें लंबी हैं, इस वक्त क्या तस्वीर है जबकि 9 बजे के बाद का टाइम हो गया है? जी अंजना, मैं कहूंगी साजिद से की तस्वीरें आपको दिखाते रहे। हम खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर दिलीप घोष यहां पर रुके हुए हैं, क्योंकि 2016 में वो यहीं से खड़गपुर सदर से, जो कि शहरी इलाका है, उस कंस्टिट्यूएंसी से चुनकर आए थे। पर जब वो लोकसभा उन्होंने लड़ने का फैसला किया, तब जब बाईपोल हुआ तो खड़गपुर सदर टीएमसी को चला गया। तो वो अपनी जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, उसे भाजपा के लिए नहीं बचा पाए, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। ये उनके क्षेत्र में हम खड़े हैं, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी मेदिनीपुर में हम खड़े हैं और वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है जंगल महल का जो ये इलाका है, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम, यहाँ पर बीजेपी का ही दबदबा रहेगा। 2019 में जिस तरह से बीजेपी ने परफॉर्म किया था, उसी तरह से इस बार भी परफॉर्म करेंगी। इसी दरमियान काफी रिपोर्ट्स आ रही है। तृणमूल का कहना है अंजना की पश्चिम मिदनापुर में काफी बूथ्स के रिपोर्ट्स वो भेज रहे हैं हमको और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, वो बूथ के अंदर जा रहे हैं और उनका कहना है कि सेंट्रल फोर्सेस जो है उनकी मदद कर रहे हैं। इसी वजह से 10 सांसद जो है तृणमूल के स्टेट इलेक्शन ऑफिस जाएंगे कोलकाता में और मुलाकात करेंगे आज दोपहर 12 बजे सीईओ से और उनसे अपने कंसर्न्स रेज करेंगे। जो बूथ जिनकी वो बात कर रहे हैं वो ज्यादातर जैसे कि मैंने कहा पश्चिम मिदनापुर में ही है। बूथ नंबर
66 उन्होंने कहा 51 और 172 ये तीनों पश्चिम मेदिनीपुर में ही हैं। इन कंस्टिट्यूएंसीज में वो कह रहे, इन असेंबली सेगमेंट्स में वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो पोलिंग स्टेशन में चले जा रहे हैं। एक बूथ के बाहर उन्होंने कहा है जो बीजेपी का जो कार्डर जो बैठी हुई है वो वहां पर टिफिन बॉक्सेस बांट रही है वोटर्स को, जब उनका वोटिंग स्लिप उन्हें थमा रही है। तो इस तरह से बीजेपी मैल प्रैक्टिसेस में एंगेज कर रही है। बीजेपी का भी कहना है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो खासतौर पे पूर्व मिदनापुर में वहां पर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं वोटर्स को, और इसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी, जो कि शुभेंदु अधिकारी है, उनका कहना है अभी कि तो शुभेंदु 7 ने फेज बाकी है पॉलमी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो 7 फेज बाकी है। 8 फेजेस में कुल चुनाव होना है। अभी लगभग 7 बजे से 2 घंटे की वोटिंग खत्म हुई है और देखिए अभी से क्या समा बंध गया है आरोप प्रत्यारोप का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लगातार वहां से हमारे साथ, इस बीच आपको झड़प की एक तस्वीर आ रही है, वो जरा जल्दी से दिखा देते हैं। झड़प की तस्वीरें आ रही हैं अभी सुबह सुबह के ही वक्त में। देखिए कैसे कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। शुभेंदु कहते हैं कि हमारे वोटर्स को रोका जा रहा है, दूसरी जगह कुछ और है, आपस में कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। बीते दिन बांकुरा में आप सोचिए ना कि कैसे एक धमाके की वजह से घायल हो गए कुछ लोग, फिर आईएसएफ और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए, उसमें 3-4 लोग घायल हो गए। तो किस तरह से यहाँ पर चुनावी आप कह सकते हैं पारा आसमान छू रहा है। अभी टेम्परेचर उतना ज्यादा यहाँ पर गर्मी नहीं हुई है, दिन में होगी, लेकिन उससे पहले जो सियासी पारा है वो साफ दिखाई दे रहा है। तौसीफ खान, जल्दी से आपके पास मेरा सवाल लेते हुए, सवाल ये है कि जंगल महल इलाका जहां पर आज वोटिंग हो रही है, आपके डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि ममता की लोकप्रियता, महिलाएं उनके साथ रहेंगी। क्या वजह हुई कि जंगल महल जो आदिवासी बेल्ट है, जो ट्राइबल बेल्ट है, जो वहां पर बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं, वो आपकी झोली से निकल गए 2019 में? 2019 में जंगल महल इलाके में बीजेपी का अच्छा करना एक बहुत बड़ा आईना नहीं है क्या? जंगल महल का निकलना, आप समझ रहे हैं मैं क्या आपसे पूछ रही हूँ? मैं कह रही हूँ बीजेपी को हमेशा एक अर्बन पार्टी के तौर पर देखा जाता है, पर जंगल महल इलाके पर जब वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो ये आपके लिए आईना है ना। 19 के लोकसभा में 19 के लोकसभा में जंगल महल जैसे इलाके में जो वोट सीपीएम को मिलता था वो बीजेपी को गया था। ममता बनर्जी का वोट शेयर तो 2019 में बढ़ गया था 2%, 44% के लगभग ममता बनर्जी को वोट मिला था 2019 की लोकसभा में। उनका तो प्रतिशत बढ़ा था, उनका वोट शेयर हमेशा से इंटैक्ट है तृणमूल का। पिछले 3 चुनाव में तृणमूल का वोट शेयर हमेशा 40 के ऊपर रहा है। जंगल महल पे मेरा जवाब देंगे या आप इसको जंगल महल की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सीटें तो उन्होंने ले ली ना, 8 पिछले जो चुनाव में लोकसभा सीटें हैं तौसीफ जी, 8 सीटें, उसमें से 5 उन्होंने ले ली ना। लोकसभा में उनको मिला क्योंकि सीपीएम का वोट शेयर, लेफ्ट का वोट शेयर उनको जाकर के पड़ गया था। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब लेने के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। इस बार आपकी दिली इच्छा क्या है? लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ वाले अलायंस को वोट ज्यादा जाएगा तो आपको फायदा होगा या सेक्युलर वोट बटेगा? देखिए इस बार बंगाल की जनता जान चुकी है कि बीजेपी रॉन्ग नंबर है। क्योंकि बीजेपी रॉन्ग नंबर कैसे, आप देखिए कि उन्होंने क्या हाल किया है देश का। 6 साल से सत्ता में देश को कहां लेके चले गए। अभी टोटी उन्हें महिलाओं के कपड़ों से आपत्ति है, उन्हें खाने पीने से आपत्ति है। ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। जिस तरह से जंगल महल में हमारे आदिवासी भाई बंधुओं को पंचायत चुनाव में मार मार करके वहां से इलेक्शन नहीं करने दिया गया, जिस तरह उन्हें नामांकन भरने नहीं दिया गया, और जिस तरह से 5.8% जो उनकी जनसंख्या है उनमें 50% से अधिक लोगों के पास अभी तक पीने का पानी नहीं, गरीबी, भूखमरी, उन्होंने अपना आशीर्वाद शुरू से भारतीय जनता पार्टी को दिया है। डॉक्टर निखिल, एक सेकंड, मनीषा प्रियम जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा जी, एक ब्रेक के बाद में फौरन आऊंगी। देखिए अभी से ही शुरुआती 2 घंटे बीते हैं, 2.25 घंटे, और आपस में कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी चिट्ठी लिख रहे हैं चुनाव आयोग को, कह रहे हैं कि टीएमसी वाले वोट नहीं डालने दे रहे हैं। वहां पर टीएमसी के 10 सांसद चुनाव आयोग में राज्य में जाकर कंप्लेंट देने वाले हैं। मिदनापुर में आपको बताएं एक कार्यकर्ता का शव मिला है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। और ये पश्चिमी मिदनापुर में इस तरह से मिलना, अलग अलग जगहों से बंगाल में मतदान की छिटफुट हिंसा की खबरें आ रही थी, लेकिन पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी के कार्यकर्ता का शव मिलना एक संकेत है उस राजनीतिक, आप कह सकते हैं, टकराव का, जिसमें हिंसा तक बातें पहुंच रही है, लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का जश्न होता है। ऐसे में अगर किसी के भी घर में किसी की मौत होती है तो आप समझ सकते हैं किस तरह का मातम पसरता है। लेकिन सवाल यह है कि इस इशू को सबसे ज्यादा बंगाल में उठाया गया,
दिखाइए तस्वीरें, हम आपको दिखा रहे हैं कुछ जगहों पर झड़पे की भी तस्वीरें आ गई हैं। आपस में कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं टीएमसी और बीजेपी के। वोटिंग का दौर है लगभग 2.5 घंटे के, और ये पश्चिमी मिदनापुर की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस वहां पर लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। अगर अब हम बड़ी तस्वीर पर जल्दी जल्दी सबसे रिएक्शन लेंगे, हमारे साथ यहाँ पर तौसीफ खान साहब मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर नुसरत जी मौजूद हैं, निखिल जी मौजूद हैं, और इसी के साथ शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मनीषा प्रियम जी भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा प्रियम जी, सवाल उस राजनीतिक हिंसा की जिसको बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया पश्चिमी मिदनापुर में, अभी बीजेपी कार्यकर्ता के शव मिलने की वजह से एक बार फिर से ये बवाल आगे बढ़ेगा। लेकिन आप देखिए बंगाल, बंगाली अस्मिता, उसके इर्द गिर्द आज भी अमित शाह ने लिखा कि सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव की अगर आपको सपने को पूरा करना है तो इस बार परिवर्तन के लिए वोट कीजिए। सवाल ये है कि एक तरफ ये हिंसा, दूसरी तरफ बंगाली अस्मिता, ये पूरी जो पूरा जो विमर्श है, जो नैरेटिव है, ये किस तरह से बढ़ रहा है। 2 घंटे हुए अभी वोटिंग के, और देखिए ये शुरू हो गया है। देखिए, सबसे पहली बात मैं हिंसा पर आती हूं, और मैं ये बताना चाहूंगी कि हिंसा बंगाल के चुनावों में कोई नई बात नहीं है, और बंगाली शब्दों का इस्तेमाल लोग संतराश शब्द इस्तेमाल करते हैं, या हाथेर सुख, मतलब एक दूसरे को पीट पाट के उसको कहना कि हाथ को सुख मिल रहा है। तो ये सीपीएम के समय से ये पूरी बात जो है चल रही थी, और यही वो कारण है कि बंगाल में रूलिंग पार्टी तो रही, लेकिन ऑपोजिशन कौन है इसका कुछ खास आपको अंदाजा सीपीएम जब थी 30 साल तब भी नहीं लगा। बिल्कुल घुटने टेक के और गेट आउट हो गई कांग्रेस पार्टी की। और उसके बाद जब ममता आई तो उन्होंने मां माटी मानुष किया और पलट डाला, और उसके बाद लेफ्ट फ्रंट का पत्ता साफ करने में लग गई। तो एक तरह से वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम पर जो चल रहा था पूरा ये, उसमें कहीं न कहीं काडर में काटा काटी करके ही राजनीति चल रही थी। लेकिन एक ही बात है कि अब तक राष्ट्रीय सुर्खियों में ये बातें नजर नहीं आती थी। इस बार चूंकि ममता बनर्जी के ओपोनेंट जो हैं वो एक बड़ा राष्ट्रीय दल, जो कि जिसने कि 2019 के चुनाव में एक अभूतपूर्व प्रदर्शन दर्शाया है, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वो ममता बनर्जी को लोकली अपोज करने की बात कर रहा है, इसलिए आप सुर्खियों में सुन रही हैं। बंगाल का इमेज चाहे ग्लोबल जो भी हो, लेकिन लोकल चुनाव में वहां खूब काटा काटी, खूब मारा पीटी, और उसके लिए बंगाली के अनयूजुअल ब्यूटीफुल टर्म्स सौंतराश, हाथेर सुख, ये सब वायलेंस दिखलाते थे। और वायलेंस मैं कंडेम करती हूँ। लोकतंत्र में कहीं भी मार काट के और जान लेके चुनाव जीतने की बात जो है, ये कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं हो रहा, ये एक लोकतंत्र का तरीका है। हर व्यक्ति एक मत, इसमें कोई स्थान ही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी बनती है, जब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है, ऐसी स्थिति क्यों भरती है। दूसरी बात आपने बंगाली अस्मिता की कही, तो बंगाली अस्मिता की बात जहां तक कहें, जी हाँ, इस बार पूरी बैटिंग दोनों तरफ से उसी बात पे हो रही है कि क्या जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनका अपना बंगाली बोलने वाला नेतृत्व है और वहां का रहने वाला नेतृत्व है, क्या वो बंगाल की बेटी के नाम पर असली वसीयत उसकी है, या कि भारतीय जनता पार्टी जिसने कि नेशनल आइकॉन्स, जिनको कि कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार करके केवल नेहरू गांधी नाम को आगे लेकर वो आए थे, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों नाम को लेके बीजेपी आगे चल रही है। ये राष्ट्रीय नाम है, किसी राजनीतिक दल की धरोहर नहीं है। बिल्कुल। अब जल्दी से अगर हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं तो बताइएगा, क्योंकि चलेंगे, आपको लिए चलेंगे मिदनापुर भी, वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है। ये जो हिंसक झड़पों की खबरें आ रही हैं, अनुपम हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आती हूँ। शशि जी आ रही हूँ, जल्दी से अपडेट वहां से, क्योंकि अनुपम जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी पुष्टि होनी बाकी है, बताया जा रहा है, जो ये कार्यकर्ता है, क्योंकि बीजेपी का दावा है उनके कार्यकर्ता है, और ये हमेशा हमने बंगाल में देखा है, दावों की पूरी लड़ाई छिड़ जाती है उसके बाद से, किसी भी मौत के बाद। लेकिन सवाल ये है कि आज वोटिंग के दिन पहले दौर में 2 घंटे के ही फौरन बाद इस तरह से एक हत्या हो जाना, एक मृत्यु, अभी तो मौत ही से कहा जाएगा, एक मौत हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और जो कह रही हैं मनीषा प्रियम की, जो इस तरह के नारे हैं, हाथ को सुख मिलने वाले, झड़पा झड़पी में, क्या खेला हॉबी भी उसी का एक एक्सटेंशन था जो बीजेपी ने दावा किया?
जी बिल्कुल अंजना, ये बेहद दुर्भाग्यजनक पहलू है बंगाल की राजनीति का, जहां हिंसा किसी भी तरह खत्म नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति का शव अभी भी मिला है, मंगल सोरेन नाम बताया जा रहा है। हालांकि अब बीजेपी कह रही है उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये प्राथमिक जानकारी है, अभी और जांच होनी बाकी है। दूसरी ओर टीएमसी की ओर से एक लिस्ट दी गई है जिसमें लगभग 70 से ज्यादा ईवीएम में मालफंक्शनिंग यानी खराब होने की बात कही जा रही है। तो आपको बता दूं कि राजनीति किस तरफ जा रही है। इससे पहले ममता बनर्जी ने बार बार आरोप लगाया है, कहा है कि ईवीएम पर उनका भरोसा नहीं है, वो चाहती हैं बैलेट से चुनाव हो। तो ये जो ईवीएम मैलफंक्शनिंग हो रही है, जो आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की ओर से, 10 सांसद अभी चुनाव आयोग के पास जाएंगे शिकायत करने, तो ये राजनीति जिस ओर जा रही है उसका भी संकेत दे रहा है। हो सकता है बाद में ईवीएम पर भी लड़ाई शुरू हो, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो, उसकी एक झलक फिलहाल सुबह से ही हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच जो गनीमत है कि 20% के आसपास वोटिंग की खबर आ रही है सभी जगहों से। पश्चिम मिदनापुर में भी 20% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। तो ये जो सिलसिला है लगातार जारी है। जो वोटर्स हैं अभी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, महिला वोटर हों, पुरुष वोटर हों। महिलाओं की संख्या सुबह सुबह ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाएं उनकी जो सोच रहती है सुबह वोट डाल के आ जाएं, घर में खाना पकाएं, खाना खिलाएं, छुट्टी का दिन होता है। और ये जो खेला होबे की संस्कृति है, खेला होबे का जो नारा है, इसके दो अर्थ, दो मतलब होते हैं। एक तो सहज अर्थ, सहज मतलब है कि खेल होगा, लेकिन इसका दूसरा अर्थ वो भी व्यापक अगर संदर्भ में हम देखें तो वो कई मायनों में आता है कि खेला होगा मतलब हिंसा भी हो सकती है, दूसरी तरह का खेला भी हो सकता है। तो ये जो दो तीन अर्थ वाले शब्द हैं, ये बंगाल की राजनीति की झलक ही हमें दिखाते हैं कि जो हिंसा का चरित्र है वो किसी भी तरह नहीं बदल रहा है। हर पार्टी बोलती है परिवर्तन होगा, बदल होगा, लेकिन जो असली चरित्र है हिंसा का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। बिल्कुल, रक्त रंजित चरित्र उस राजनीति का जो बंगाल में हमेशा से खेला गया, लेकिन ये खेला होबे क्या उसी का एक्सटेंशन था तौसीफ खान? क्योंकि एक तरफ आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के लिए ये गाना लिखने वाले व्यक्ति ने बहुत समझाया कि खेला होबे मतलब खेल हो रहा है पॉलिटिक्स का, लेकिन सवाल ये है कि जिस राज्य में इस तरह की हिंसा का इतिहास रहा हो, खेला होबे बहुत ही फिजिकली अगर आप देखें तो उसका कॉनोटेशन ऐसा हो जाता है कि खेला होगा। इसका मतलब क्या उसी का एक्सटेंशन था ये, एक अग्रेशन अपने लोगों में भरने के लिए? बहुत दुखित बात है कि हिंसा हो रहा है, आपने अभी रिपोर्ट बताया, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बंगाल के बाहर से लोग आकर के यहाँ पे हिंसा कर रहे हैं। आपको याद होगा अंजना जी, 2019 के चुनाव के वक्त में जो बीजेपी की प्रत्याशी थी भारती घोष, उन्होंने कहा था कैमरा के सामने कि बिहार और उत्तर प्रदेश से 1000 लड़के को लेकर आऊंगी और कुत्तों की तरह तुमको मारूंगी। इस तरह का उनका स्टेटमेंट था। बंगालियों को कुत्ते की तरह मारेंगे बीजेपी की प्रत्याशी, ये कह चुकी है 2019 में, और आज वो वही करके दिखा रही है। दलों की सरकार थी तब भी यहाँ पर यूपी बिहार के लड़के आके करते थे। हम तो अभी की बात कर रहे हैं ना, 2019 में ओपनली भारती घोष ने कहा है। का इतिहास रहा है नहीं रहा, और आज भारती घोष आज प्रत्याशी हैं और आज वो खेला दिखा रही है। उनके लिए खेलने का यही मतलब है। अनन्य ध्वजवाहक स्वामी विवेकानंद की भूमि, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमि, राजा राम मोहन राय की भूमि। पहले जो लेफ्ट आया उसने एक आयातित व्यवस्था के तहत यहाँ पूरी राजनीति में विश्वमन किया हिंसा का। उसके बाद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शुरुआत ममता बनर्जी ने की। उन्होंने लेफ्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। शुरू से 33 से ज्यादा प्रतिशत लोगों को नॉमिनेशन नहीं देने गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, और 140 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को की बलि ले ली गई। अभी पिछले 3 दिन में 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। अभी पाड़ा पाड़ा में जिस तरह से विश्वमन किया जा रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। एक सेकंड, सवाल ये भी उठाना, टीएमसी का कहना है कि किसी की भी मौत हो जाती है, आप लोग पहुंच जाते हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको मार दिया गया है। क्या आपने इसके जरिए के इमोशनल कार्ड खेला? उनका तो यही आरोप है। देखिए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न भी हो, फिर भी अगर उसकी हत्या हुई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पश्चिम बंगाल की सरकार जिम्मेवार है। वो अपनी इस जिम्मेवारी से निवृत्ति नहीं ले सकती है। जिस तरह गांव-गांव में, घर घर में कटमनी, भ्रष्टाचार, हर एक आदमी, जिस तरह नौकरियां नहीं, पैरा टीचर सड़कों पे घूम रहे हैं, अम्फान का पैसा लुट गया और कोरोना के मैनेजमेंट को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के हवाले कर दिया गया। कोरोना की चिकित्सा कही गई फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज जंगल महल की जनता देख रही है। बीजेपी के नेता जो खुले मंच में कहते हैं जाओ मारो, तृणमूल के वर्कर को शमशान घाट पहुंचा दो, पुलिस को मारो, वो हिंसा के जिम्मेदार नहीं है। वो हिंसा को नॉर्मलाइज नहीं करते। इस तरह का भाषण देना आपके लिए आम बात है। आतंकित करने के लिए एक नारा दिया गया, खेला होवे, ताकि पश्चिम बंगाल के जनमानस डर जाए, लेकिन जनता इसका प्रत्युत्तर देगी। एक व्यक्ति की मौत, एक कार्यकर्ता की मौत। अब सवाल यही है कि ये हिंसा और हिंसा का ही चरित्र क्या वो आक्रामक अंदाज में दिखता है? जी जी जी।
ये बंगाल का ऐसा रक्त चरित्र है जो हमारा दुर्भाग्य बन गया है भारतीय राजनीति का। और आज जिस तरह से चुनाव के शुरुआती 2 घंटे में एक राजनीतिक कार्यकर्ता का शव मिला है, वो और ज्यादा इस दुर्भाग्य को दर्शाता है। ये दुर्भाग्य खत्म नहीं हुआ है। आप जरा ये देखें, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये सरकार का दोष है। भाई इस समय तो चुनाव आयोग वहां पर सरकार चला रहा है, चुनाव आयोग के रहते ही हो रहा है। और मैंने जैसे पहले भी अनुरोध किया कि 8 भागों के लंबे चुनाव में, 8 चरणों के लंबे चुनाव में चुनाव आयोग के पास पर्याप्त बल, पर्याप्त क्षमता और पर्याप्त समय था इसको मैनेज करने का। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव आयोग दोषी है? जब नीचे तक हिंसा की संस्कृति घर कर जाए तो हुकूमतें और व्यवस्थाएं लाचार महसूस करती हैं। और बंगाल की छटपटाहट भी यही है, चाहे ये हो चाहे दूसरे हो। लेकिन ये होता आया है कि बंगाल में जो भी सरकार आती है वो यही करती है। आज जो टीएमसी के 10 सांसद वहां जाके बोलेंगे, मुझे यकीन है बीजेपी के भी इसी तरह से लोग जाएंगे और बोलेंगे। पर इन सब के बीच में बंगाल कहाँ है? क्या बंगाल को उसका गौरव मिल रहा है? खेला होने पे इतनी बहस हो रही है। आयातित धारा है ये। बांग्लादेश के चुनाव में नारायणगंज के उम्मीदवार ने इसको सबसे पहले बोला था, खेला होवे, और बाद में दिग्वांशु भट्टाचार्य ने इस पर एक बड़ा जोशीला गाना लिख दिया। वो नौजवान है, 25 साल के हैं, जोश के साथ गाते हैं, तो इस पर डीजे भी बन गए। और चुनाव कौतुक का है। आपने देखा होगा नेहा राठौर कितनी बड़ी स्टार हो गई थी बिहार के चुनाव में। और इन सारे स्टार्स, इन सारे जिंगल्स और इन सारे पिंगलों के बावजूद क्या बंगाल अपना सही नेतृत्व चुनने जा रहा है? बस 100% का सवाल यही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार तस्वीरें जी मिदनापुर की फिर से जरा फुल स्क्रीन दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए हिंसक झड़पों की खबरें, और जहां जहां पर कैमरा है वहां की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या जिस तरह का आक्रामक एक रुख रहता है हमेशा राजनीतिक पार्टियों का, और वाम दलों से लेकर टीएमसी की सरकार हमेशा एक रक्त रंजित चरित्र रहा है बंगाल की राजनीति का, और ये एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा बन गया है जो आज भी कायम है। ऐसे में क्या जो नारे लगे, जिस तरह का स्लोगनबाजी की गई, वो सब एक आक्रामक अंदाज को और भी उसमें आग घी डालते थे। ये सब कुछ चर्चा का विषय है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें हम आपको मिदनापुर की दिखा रहे हैं जहां पर ये हिंसा हुई है, आपस में झड़प आप देख रहे हैं। पुलिस को इस बार सुरक्षा के भी अनुपम मिश्रा है क्या हमारे साथ? अनुपम जल्दी से एक सवाल आपसे, सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे, सेंट्रल फोर्सेस कहां कहां पर तैनात है और जो लोकल पुलिस है वो कहां कहां पर है? अगर सिक्योरिटी के जो लेयर्स हैं उस पर हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम आज वोटिंग के दिन पे किए गए हैं। जी बिल्कुल, जो सुरक्षा जो अर्धसैनिक बल हैं वो बूथ के भीतर हैं। हम आपको दिखा भी सकते हैं यहाँ पर कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती बूथ के भीतर है, और बूथ के बाहर जो लोकल पुलिस है उसकी तैनाती है। ये जो सुरक्षा दायरा है ये 2 तरफा है, बूथ के भीतर, बूथ के बाहर। बूथ के भीतर खास तौर पर सेंट्रल एजेंसीज को दिया गया है, जो CPF हैं उनके सैनिक तैनात हैं यहाँ पर। और बूथ के बाहर जो इलाके हैं, खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, उसकी जिम्मेदारी पुलिस को भी है।